angular velocity. Angular velocity. Okay, and angular velocity has is denoted by symbol omega. This is omega, not w. Okay, and now I will tell you what is the relation between moment of inertia, angular momentum, and this angular velocity. Okay, later on we will have the relation between I, L and omega is. The relation is given that it is L equals to omega cross I. Okay, ये रिलेशन होता है. इट मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में. अगर हम देखें तो ये रिलेशन हमको हेल्प करेगा इस लॉ को अंडरस्टैंड करने में. नाउ ये लॉ क्या बोलता है? ओके, आई एम टेलिंग यू according to law of conservation of angular momentum, law of conservation of angular momentum, if no external torque is applied on any system, then its angular momentum remains conserved. Okay, this is the statement of law of conservation of angular momentum. इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी सिस्टम पे जो रोटेशनल मोशन में टॉर्क ना लगाएं, एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है? बेसिकली टॉर्क होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे घुमाना चाह रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, तो जो फोर्स इसको रोटेशनल मोशन के लिए जरूरी होगा उसे हम टॉर्क बोलते हैं. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क ना लगाएं तो टॉर्क नहीं लगाने पर उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा. ये इसका स्टेटमेंट है. नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस? इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं. कोई भी प्लेनेट जब सन के चारों ओर मूव करता है तो जोनास केपलर ने बताया कि वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा. ओके, the motion of planet around the sun. So what happened? This is the orbit. इसको आप अच्छे से समझिए. ये हो गया सन. ओके, और ये कोई प्लेनेट हो गया. ओके, तो बेसिकली आप देख रहे हैं ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर नहीं होती है. ये ऑर्बिट कैसी होती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में आप देखोगे कि जब ये जो प्लेनेट है इससे दूर जाता है तो इससे दूर जाने पर इसका जो आई की वैल्यू है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. ओके, और आई की वैल्यू बढ़ने से क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसका ओमेगा यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी? कम रहेगी. ओके, यानी कि जिस स्पीड से ये प्लेनेट इस सन के चारों ओर घूम रहा होता है वो अपने आप धीमे पड़ जाती है अगर ये जो है इस पॉइंट पे दूर वाले पोजीशन पे होगा. और प्लेनेट जब यहाँ पे आएगा तो प्लेनेट यहाँ पर आने से इसकी डिस्टेंस ये जो है डिक्रीज होने से आई की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है इस वजह से ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होती है यहाँ पर. इसका मतलब ये है कि प्लेनेट जब सन के पास में आता है तो फास्ट मूव करता है अपनी ऑर्बिट में, और जब दूर जाता है तो स्लो मूव करता है. ओके, ये जो है किसकी वजह से होता है? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है. दोबारा हम बता रहे हैं, जब कोई भी प्लेनेट सन से दूर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जो होती है इसकी ऑर्बिट में वो स्लो हो जाती है, धीमे हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि आई और ओमेगा की वैल्यू को कांस्टेंट होना है.
और जब ये पास में आता है तो ये आई की वैल्यू कम होने की वजह से ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और आप जो है इसके बारे में डिटेल में जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उनमें आप पढ़ोगे। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि जब पास में प्लेनेट आएगा तो वो अपने आप फास्ट हो जाएगा और दूर जाएगा तो स्लो हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ वी आर कमिंग टू सिमेट्री, okay, corresponding to these conservation laws. Okay, so I am erasing this all. Now what I am telling you is, ये जो मैंने आपको कंजर्वेशन लॉ बताए, इन कंजर्वेशन लॉज में एक चीज रह गई है जो है कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो आई एम सेइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑफ मास, तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, अगर हम कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम ले लें तो उसका जो टोटल मास है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ओके, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, एनी आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल मास remains unchanged. ओके, बट क्योंकि आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था E=mc², तो मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है एंड एनर्जी वाइस वर्सा मास में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली ये जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, इसमें हमको मास वाला जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिया उसका भी इंक्लूजन करना पड़ेगा। सो दैट वी यूज इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंबाइन कर देते हैं एंड वी से, ओके, इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, in theory of relativity, mass and energy of any isolated system, okay, remains unchanged. What this mean? Its mean is if we are summing over mass and energy, अगर हम किसी सिस्टम के लिए मास और एनर्जी का सम करें तो वो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एंड प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये हो सकता है प्रोसेस के ड्यूरिंग कुछ मास का जो पार्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या एनर्जी का कुछ पार्ट मास में कन्वर्ट हो जाए। सो आई हैव रिटन दिस। तो ये जो फिफ्थ लॉ था ये आपकी फिजिक्स वाली बुक में, सुरेंद्र लाल की बुक में दिया हुआ है, इस वजह से मेरे को ये भी आपको बताना पड़ा। ठीक है, बेसिकली दिस इज अटैच्ड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इटसेल्फ, क्योंकि मास को फाइनली एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मास है वो एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी मास की फॉर्म है। तो बेसिकली फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी और मास का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। नाउ वी कम टू सिमेट्री करस्पॉन्डिंग ऑल दीज कंजर्वेशन लॉज। सिमेट्री इन नेचर corresponding to the conservation laws. Okay, what this mean? ये जितने भी हमने कंजर्वेशन लॉज दिए हैं इनके करस्पॉन्डिंग नेचर में कुछ सिमेट्रीज होती हैं। ओके, और वो सिमेट्री बेसिकली क्या होती है, फिजिक्स के डेवलपमेंट में या फंडामेंटल फोर्सेस के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो वी मस्ट इंट्रोड्यूस दीज सिमेट्रीज ऑल्सो। ओके, सो वी विल राइट सिमेट्रीज इन नेचर, ओके, एंड कंजर्वेशन
laws are closely related with each other. Okay, and the study of symmetries in nature helps a lot for the for the development of fundamental of forces. Okay, so we may write these symmetries plays an important role in development of theory of fundamental forces. Okay, theory of fundamental forces. Okay, so what these symmetries are, I am introducing you. First symmetry lies in nature is symmetry of time. Okay, and symmetry of time is related with conservation of energy. Okay, so